तारीख 25 जून दिन शनिवार। बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मानसी दास। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे उन्होंने खुद सब मुद्दों पे जो भी महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है उसके ऊपर चर्चा की। 6 रिजोल्यूशन जो है वो पास किए गए। महाराष्ट्र में थमता नहीं दिख रहा सियासी घमासान। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज हुई अहम बैठक। बाला साहेब के नाम को लेकर बागी विधायकों से संजय राउत बोले, बाला साहेब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है तो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। और विवेचना में आज बात आपातकाल की। उस दौरान 2 महारानियों को जेल में कैसे रखा गया था। कमरे में हर समय बदबू फैली रहती थी। खाना खाते समय हम अपना एक हाथ भिनभिनाती हुई मक्खियों को दूर करने में इस्तेमाल करते थे। जब रात में मक्खियां सोने चली जाती थी तो उनका स्थान मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े ले लेते थे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं देश दुनिया का हाल। बीबीसी समाचार। गुजरात एटीएस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में ले लिया है। तीस्ता सीतलवाड़ को उनके मुंबई के घर से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। एनजीओ से जुड़े एक मामले के सिलसिले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। 2002 गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की कानूनी लड़ाई में उनका साथ देने वाली तीस्ता सीतलवाड़ इस मामले की सह याचिकाकर्ता थी। रूसी सेना ने यूक्रेन में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन के उत्तरी शहर चर्निहिव के गवर्नर का कहना है कि रात को हुए इन हमलों में से कई बेलारूस की तरफ से किए गए हैं। जाटोमियर प्रांत के अधिकारियों का कहना है कि कीव के पास एक सैन्य ठिकाने को भी रूसी सैनिकों ने निशाना बनाया है। वहीं पोलैंड की सीमा से सटे लवीव पर भी हमला हुआ है। लवीव के गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की ने कहा, Сьогодні близько 4 години ранку було завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини। आज तड़के करीब 4 बजे काले सागर की तरफ से आई मिसाइलों ने लवीव को निशाना बनाया। कुल 6 मिसाइलें थी, 2 को हमने गिरा दिया था। लवीव में यावोरिव के एक सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है और हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। ये थे लवीव के गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की के शब्द। अमेरिका में गर्भपात से जुड़े 50 साल पुराने एक मामले को पलटने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। 1973 के एक मामले में कोर्ट ने कहा था कि संविधान गर्भवती महिला को ये फैसला लेने का हक देता है कि गर्भपात कराना है या नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद रिपब्लिकन सरकार वाले कई राज्यों में नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिस कारण गर्भपात क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार वाले राज्यों का कहना है कि वो गर्भपात कराना महिलाओं का हक है और उन्हें इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। नॉर्वे की पुलिस ने कहा है कि राजधानी ओस्लो में एक गे नाइट क्लब पर हुए हमले को आतंकी हमला मानकर उसकी जांच की जा रही है। सवेरे एक बंदूकधारी ने लोगों पर यहां गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार हमलावर ईरानी मूल के नॉर्वे के नागरिक हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोजन पक्ष के वकील क्रिश्चियन हतलो ने कहा, Når det gjelder siktelsen for å begynne med den, så han siktet for drapsforsøk og terrorhandlinger. Det med terror उन पर हत्या की कोशिश करने और आतंकी हमले के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने नाइट क्लब समेत 3 जगहों पर हमला कर लोगों को मारा है और 20 से अधिक लोगों को घायल किया है। हमें लगता है कि वो लोगों में दहशत फैलाना चाहते थे, इसीलिए उन पर आतंकवाद के आरोप लगाए जाने चाहिए। नॉर्वे पुलिस की तरफ से अभियोजन पक्ष के वकील क्रिश्चियन हातलो के शब्द। ईरान के एक प्रांत के गवर्नर ने शिराज शहर में स्केटबोर्ड चलाने से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गवर्नर का कहना है कि इस कार्यक्रम में लड़के और लड़कियां आपस में मिलजुल रहे थे और कई लड़कियों ने हिजाब नहीं पहना था। कुछ और रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीबीसी समाचार। स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मानसी दास।
महाराष्ट्र में बीते 4 दिनों से मचा राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ, क्या फैसले लिए गए, ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की मुंबई में शिवसेना भवन के सामने मौजूद बीबीसी संवाददाता प्राजक्ता पोल से। ये जो बैठक थी ये 1 बजे बुलाई गई थी और इस बैठक की विशेषता ये थी कि यहाँ पे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद मौजूद थे और सब उपनेता, नेता, जो जिला प्रमुख है और सारे कार्यकर्ताओं को, जो भी शिव सैनिक है, उनको बुलाया गया था। उन्होंने कुछ सब मुद्दों पे, जो भी महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है उसके ऊपर चर्चा की और उसमें 6 रिजोल्यूशन जो है वो पास किए गए। उसमें का सबसे महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन ये है, बाला साहब ठाकरे और शिवसेना, ये जो नाम है वो कोई भी इसका उपयोग ये ओरिजिनल पार्टी के अलावा नहीं कर सकता। बैठक के बाद संजय राउत ने मीडिया से कहा कि ये नाम जो है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना, ये दोनों नाम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो ये नाम कोई भी यूज नहीं कर सकता। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी, वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रेजोल्यूशन नंबर 6 उसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो आप शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। और उन्होंने 16 बागी विधायक है उनके खिलाफ नोटिस अभी जारी की है। अभी उनको जो विधायक है उनको नोटिस दी गई है। संजय राउत ने कहा, रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए है। उनको मंडे तक, मतलब सोमवार शाम को 5:30 बजे तक मोहलत दी गई है कि वो अपना जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दे और उसके बाद ही ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। ये थी मुंबई से प्राजक्ता पोल। श्रोताओं को बता दें कि इससे पहले एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके गुट ने अपनी नई पार्टी बनाने का इरादा साफ किया था और इसके लिए पार्टी का नया नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे चुनने की बात की थी। शिवसेना के बागी विधायक असम के गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। सीधे जुड़ते हैं गुवाहाटी में मौजूद बीबीसी संवाददाता मयंक भागवत से, जो दिन भर के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। और इधर स्टूडियो में मेरे साथ इस पूरे सियासी घमासान पर चर्चा करने के लिए बीबीसी मराठी सेवा के संपादक आशीष दीक्षित मौजूद हैं। सबसे पहले मयंक के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज असम में हुआ क्या क्या। मयंक जी हाँ जी, बताएं आज असम में क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात आज गुवाहाटी में हुई वो है एकनाथ शिंदे के गुट ने अपना एक अलग नाम रखा, जो आपने कहा, जिसका नाम उन्होंने शिवसेना बाला साहब ठाकरे रखा, क्योंकि उनको ये बात पता है कि उन्हें एक अलग नाम इस गुट का रखना पड़ेगा, तभी इस गुट को मान्यता मिल पाएगी। और इस गुट को अगर मान्यता मिलती है तो ये गुट बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में सरकार स्थापन कर सकता है। तो सबसे पहले बात यही हुई कि एक नाम रखना, और उसके बाद जिस तरह की बातें शिवसेना की कार्यकारिणी से आई थी, उसके बाद यहाँ के विधायकों ने एक साफ रुख अख्तियार किया, वो है इस पूरे मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने का। उनका यह कहना था कि अगर हमें नाम का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, अगर हमें गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो हम इस पूरे मुद्दे को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यानी एक बात तो साफ हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे से बात करने के अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब ये पूरी जो झगड़ा है, जो पूरा बवाल है एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद, अब वो आने वाले दिनों में अदालत की चौखट तक पहुंच सकता है। जी मयंक, यहाँ पर दीपक केसारकर जो है, अभी फिलहाल वो बागी विधायकों की तरफ से उन्होंने कहा था, तो उन्होंने आज इसका जिक्र किया था कि उन्होंने ये बोला था कि बीजेपी के साथ वो संपर्क में नहीं है।
देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी के साथ ये बागी विधायक संपर्क में होने की बात नहीं कह सकते, चूंकि इस पूरे मसले को लेकर अभी उन्हें खुद की एक जो गठ है उनका जो गुट है उसको पहले मान्यता प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है, और जिसकी वजह से जो कानूनी प्रक्रिया है वो टेक्निकलिटीज जो है उस पर वो पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। लेकिन बैकडोर टॉक्स बीजेपी के साथ चल रहे हैं। बीजेपी के दो नेता लगातार यहाँ पर सोमवार से ही इस बागी विधायकों के साथ मौजूद है। यहाँ पर मोहित कंबोज है, संजय कुटे जो एमएलए हैं बीजेपी के वो भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बीजेपी से बैकडोर टॉक्स सत्ता स्थापन करने के लिए चल रही है। जी, शुक्रिया मयंक। और आज आपको बता दें कि जो दीपक केसारकर ने जो कहा था आज मीडिया में, जरा वो आपको सुना दें। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गठ अलग कर रहे हैं। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए, अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है। ये बोल रहे हैं कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा क्लेम इतना ही है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे, और हमारा अलग गुट रहेगा कि हम किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे। आप क्यों बार बार उठा रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी इसके पीछे? बीजेपी इसके पीछे बिल्कुल नहीं है। सीधे बात करते हैं आशीष आपसे। आपने सुना अभी बात, मयंक ने क्या कहा और दीपक केसरकर जो है वो क्या कह रहे हैं। अब आपको क्या लगता है? अब बात ऐसा नहीं है कि सरकार, उद्धव सरकार रहेगी नहीं रहेगी उस पर बात है। अब लगता है कि बात शिवसेना के अस्तित्व की है। बिल्कुल, मतलब दोनों बातें हैं। यह सरकार के अस्तित्व की भी है और शिवसेना के अस्तित्व की भी है। अगर हम शिवसेना की बात करें तो ये जो गुट है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्टी ही नहीं, पूरी शिवसेना उनको मिल जाए। और उद्धव ठाकरे जो गुट है, अब उद्धव ठाकरे गुट कहने की नौबत आ गई है। हाँ, बिल्कुल। तो वो भी अब बहुत एक्टिव हो गया है, क्योंकि आज अगर हमने देखा तो आज पहली बार रोड पर प्रतिक्रियाएं आई। मतलब शिव सैनिक उतरे, उन्होंने कई जगह पे हिंसक प्रदर्शन किए, उन्होंने पत्थर फेंके, उन्होंने पोस्टरों पर कालिख लगाई गई। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें अब होने लगी हैं। और संजय राउत मीडिया में आकर बार बार कह रहे हैं कि अगर आप वापस नहीं आएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से वो उकसा भी रहे हैं या फिर उनको एनकरेज कर रहे हैं शिव सैनिकों को कि वो और भी ये करें। और जितना ये शिव सैनिक करेंगे, आप सोचिए जो विधायक वहां बैठे हैं अपने लोगों से दूर, उन पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये शिवसेना की रणनीति का एक हिस्सा है कि उन पर प्रेशर बढ़ाया जाए ग्राउंड से, ताकि वो यहाँ पे आए, मुंबई में आए, कुछ भी करके उन्हें मुंबई में लाना है। और अगर दीपक केसरकर की आपने पूरी पत्रकार परिषद सुनी होगी तो उन्होंने ये भी बताया कि हमें डर है मुंबई आने का, इसलिए हम मुंबई नहीं आना चाहते। और आज अब से करीब 6 घंटे पहले एकनाथ शिंदे ने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को और गृह राज्य मंत्री को, और कहा था कि हमारे परिजनों को दिक्कत हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी वापस न ली जाए। उन्होंने आरोप किया है कि सिक्योरिटी वापस ली गई है, और सरकार की तरफ से दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा है कि हमने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली है, और परिजनों को तो दी ही नहीं जाती है। जो एमएलएज है वो वहां पे है, तो सिक्योरिटी का सवाल कहाँ है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन सकता है, जो बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये अब दिख रहा है। और दूसरा कि अब ये, जैसे मयंक ने कहा कि ये अब कोर्ट का ही मामला है, मतलब कोर्ट में फंसेगा और इसमें बहुत दिन जा सकते हैं। अब ये बात टेक्निकलिटीज़ में जाएंगी, रूल्स में, सब रूल्स में, उनके सब रूल्स में जाएंगी। ये डिप्यूटी स्पीकर के ऑफिस के रूल्स, और फिर इलेक्शन कमीशन के रूल्स, और फिर कोर्ट के रूल्स। अब इतना टेक्निकल होता जाने वाला है ये आने वाले दिनों में कि हमको भी अब मतलब एक कानून की सारी कानून की किताबें पढ़ने की नौबत आ जाएगी। जी, शुक्रिया आशीष इस पूरे मामले पर। और मुझे एक बात थोड़ी बतानी है, जो जिसके बारे में मयंक ने कहा था कि इसके पीछे भाजपा जरूर है, क्योंकि इसके मतलब पहले दिन से दिखाई दे रहा है कि भाजपा के नेता वहां पे बिल्कुल बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, और उनको बिल्कुल कदम कदम पे गाइड कर रहे हैं। अब गुजरात का जिक्र कर रहे हैं, नेताओं का पहले गुजरात जाना और फिर वहां से जहां भी जाना। ये विधायक जहां भी है उनके साथ देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड बैठे हुए हैं संजय कुटे, और बाकी भी लोग हैं। तो एक तो एकनाथ शिंदे के पास इतनी पावर और इतने सारे लीगल एक्सपर्ट्स और ये सब
आप कहाँ से आ गए? और एकनाथ शिंदे कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके पीछे शिवसेना की मतलब पूरे 30-40 विधायक चले जाए। तो ऑब्वियसली इन सारे विधायकों को पता है, जो एकनाथ शिंदे ने खुद ही कहा था कि हमारे पीछे एक बड़ी राष्ट्रीय शक्ति है। हालांकि एक दिन बाद वो इस बयान से मुकर भी गए थे, क्योंकि बीजेपी को अभी पिक्चर में नहीं आना है। जो बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक बार हम 40 घंटे की सरकार बना चुके हैं और बाद में हमारी बदनामी हुई है, हमें वापस से उस रोड पे नहीं जाना है। जब तक उनको यकीन नहीं होता है कि ये सब कुछ स्मूथली होगा, तब तक वो पर्दे के पीछे है अभी, वो तब तक वो आगे नहीं आएंगे। जी, यानी आने वाले दिनों में ये चर्चा ऐसे ही जारी रहने वाली बिल्कुल। है। शुक्रिया। थैंक यू। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। अब आप सुनेंगे आगे विवेचना, लेकिन उससे पहले कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां ले लें। डी.के. परमार कह रहे हैं कि असम के सीएम बिस्वा शर्मा ने भी इनका साथ दिया है। कश्यप ज्योति कह रही हैं जिसने बगावत किया है इतिहास गवाह है, वो बीजेपी में गया है। जगदीश त्रिवेदी तो सीधे सीधे लिख रहे हैं जय महाराष्ट्र जय भारत। वीरेंद्र कुमार शर्मा लिखते हैं कि सत्ता के भूख ने राजनीतिज्ञों को जिद्दी और स्वार्थी बना दिया है। वहीं बबलू सिंह मनसर कहते हैं कि ये पैसों का खेल है, अंदर की बात किसे पता है। और माही अग्रवाल कहती हैं कि शिवसेना से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, वक्त हो गया है अब आगे विवेचना की तरफ बढ़ने का। आपातकाल में जयपुर की महारानी गायत्री देवी और ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया को इंदिरा गांधी ने तिहाड़ जेल में रखवाया था। इमरजेंसी की 47वीं बरसी पर उस पूरे प्रकरण को याद कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता रेहान फजल। आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी के निशाने पर जयपुर और ग्वालियर की महारानियां थीं। संसद में न सिर्फ वो विपक्ष की प्रमुख नेताओं में से एक थीं, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के आम लोगों के बीच लोकप्रिय भी थीं। उनकी राजनीतिक साख को कम करने के लिए उन्हें राजनीतिक विरोधी के तौर पर नहीं, बल्कि आर्थिक अपराधी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। राजमाता गायत्री देवी को परेशान करने का सिलसिला आपातकाल की घोषणा से पहले ही शुरू हो चुका था और जयपुर के राजघराने के हर घर, महल और दफ्तर पर आयकर के छापे पड़ना शुरू हो गए थे। आपातकाल घोषित होने के समय गायत्री देवी की आयु 56 साल थी और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था। जब वो 30 जुलाई 1975 की रात को अपने दिल्ली के घर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें विदेशी विनिमय और स्मगलिंग विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उनके पास विदेश यात्रा से बचे कुछ डॉलर्स हैं जिनका हिसाब उन्होंने सरकार को नहीं दिया है। दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जॉन जुब्रसिकी राजमाता की जीवनी द हाउस ऑफ जयपुर में लिखते हैं, भवानी सिंह को जेल में बाथरूम वाले कमरे में रखा गया था, जबकि गायत्री देवी को एक बदबूदार कमरा दिया गया था जिसमें एक नल तो लगा था लेकिन उसमें पानी नहीं आता था। महारानी के कमरे में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन को भी रखा गया था। कमरे में सिर्फ एक पलंग थी जिसे श्रीलता ने महारानी को दे दिया था और वो खुद जमीन पर दरी पर सोती थी। महारानी के रसूख की वजह से उन्हें रोज एक सेंसर किया हुआ समाचार पत्र और सुबह की चाय दी जाती थी। शाम को उन्हें अपने बेटे भवानी सिंह के साथ टहलने की इजाजत थी। एक कैदी लैला बेगम को उनकी सेवा में लगाया गया था जो उनका कमरा साफ करती थी। 15 नवंबर 1977 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू राजमाता नरेट्स टेल्स ऑफ वेंडेटा में गायत्री देवी ने कहा था, पहली रात मैं सो नहीं पाई। मेरी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें कैदी मल त्याग करते थे। कमरे में कोई पंखा नहीं था और मच्छरों को हमारे खून से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। जेल का सारा माहौल मछली बाजार जैसा था, जहाँ चोर उचक्के और यौनकर्मी एक दूसरे पर चिल्लाते रहते थे। हमें सी क्लास की श्रेणी दी गई थी। तिहाड़ में रहने के दौरान महारानी गायत्री देवी के बेटे जगत
उन्हें इंग्लैंड से वोग और टेटलर पत्रिका के ताज़ा अंक भेजा करते थे। उनसे हफ्ते में 2 बार मिलने आने वाले लोग जेल में उनके लिए एक ट्रांजिस्टर रेडियो पहुंचा पाने में सफल हो गए थे। महारानी इस ट्रांजिस्टर से बीबीसी के समाचार सुना करती थी। कूमी कपूर अपनी किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में पत्रकार वीरेंद्र कपूर को कहते बताती हैं, गायत्री जेल में रह रही दूसरी महिलाओं से दूरी बनाकर रखती थीं। वो कभी कभी उन पर मुस्कुराती थीं, कभी कभी उनसे बातचीत भी कर लेती थीं, लेकिन कभी उनसे घुलती मिलती नहीं थीं। 1 महीने बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने गायत्री देवी को बताया कि ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया को भी वहां लाया जा रहा है और उनको उनके कमरे में ही रखा जाएगा। राजमाता ने उसका ये कहते हुए विरोध किया कि अगर उनके कमरे में एक और पलंग लगाया गया तो वहां खड़े रहने की भी जगह नहीं बचेगी। गायत्री देवी अपनी आत्मकथा द प्रिंसेस रिमेम्बर्स में लिखती हैं, मुझे योगा करने के लिए अपने कमरे में थोड़ी जगह चाहिए थी और मुझे रात में पढ़ने और संगीत सुनने की भी आदत थी। हम दोनों की आदतें भी अलग अलग थीं। वो अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में बिताती थीं। बहरहाल जेल सुप्रिटेंडेंट ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया और राजमाता के लिए दूसरे कमरे की व्यवस्था की गई। लेकिन चूंकि सितंबर की उमस भरी गर्मी थी, राजमाता ने मुझसे पूछा क्या वो मेरे कमरे से लगे बरामदे में सो सकती हैं, क्योंकि उनके कमरे में बहुत उमस थी। मैंने एक पर्दा लगवाकर अपने बरामदे में उनके लिए पलंग बिछवाई। 3 सितंबर 1975 को ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया को तिहाड़ जेल लाया गया। उन पर भी आर्थिक अपराध की धारा लगाई गई। उनके सारे बैंक खाते सील कर दिए गए। एक समय नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें अपनी संपत्ति बेचकर या दोस्तों से उधार लेकर अपना खर्च चलाना पड़ा। दोस्तों से उधार लेना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी इमरजेंसी पीड़ित की मदद करता उसके ऊपर प्रशासन का कहर टूट पड़ता। सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं, तिहाड़ में मैं कैदी नंबर 2265 थी। जब मैं तिहाड़ पहुंची तो वहां जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने मेरा स्वागत किया। हम दोनों ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। उन्होंने चिंतित होकर मुझसे पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँच गईं? ये बड़ी ही खराब जगह है। मेरे कमरे के साथ लगे बाथरूम में कोई नल नहीं था। टॉयलेट के नाम पर सिर्फ एक गड्ढा बना हुआ था। जेल का सफाई कर्मी दिन में 2 बार पानी की बाल्टी लेकर आता और गड्ढे में पानी डालकर उसे साफ करने की कोशिश करता था। विजय राजे सिंधिया आगे लिखती हैं, गायत्री देवी और मैं पूर्व महारानियां भले ही रही हूं, लेकिन तिहाड़ जेल की अपनी रानी एक कैदी थी जिसके खिलाफ 27 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें से 4 हत्या के थे। वो अपने ब्लाउज में एक ब्लेड लेकर चलती थीं और धमकी दिया करती थीं कि जो भी उनके रास्ते में आएगा वो ब्लेड से उसका चेहरा बिगाड़ देंगी। उसके पास गंदी गालियों का अच्छा भंडार था जिसे वो बिना झिझक इस्तेमाल करती थीं। गायत्री देवी को वहां आए 2 महीने बीत चुके थे, इसलिए हर सप्ताह उनसे मिलने वाले लोग आ सकते थे। उनके जरिए गायत्री देवी जेल के अंदर एक बैडमिंटन रैकेट, एक फुटबॉल और क्रिकेट के 2 बल्ले और कुछ गेंदें मंगवाने में सफल हो गई। इसके बाद उन्होंने जेल में रह रहे बच्चों को खेलना सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन जेल में रहने की परिस्थितियां बहुत बुरी थीं। विजय राजे ने लिखा था, कमरे में हर समय बदबू फैली रहती थी। खाना खाते समय हम अपना एक हाथ भिनभिनाती हुई मक्खियों को दूर करने में इस्तेमाल करते थे। जब रात में मक्खियां सोने चली जाती थीं तो उनका स्थान मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े ले लेते थे। पहले महीने मुझे एक भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया। मेरी बेटियों को तो पता ही नहीं था कि मुझे किस जेल में रखा गया है। रात में मेरे कमरे में एक लाइट जलती थी जिसके बल्ब के ऊपर कोई शेड नहीं था। इस बीच गायत्री देवी का 10 किलो वजन कम हो गया था और उन्हें लो ब्लड प्रेशर रहने लगा था। कूमी कपूर अपनी किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखती हैं, गायत्री देवी के मुंह में छाले हो गए थे। जेल प्रशासन ने उनकी निजी दंत चिकित्सक को उन्हें देखने की इजाजत नहीं दी। कई सप्ताह बाद जाकर उन्हें दिल्ली के मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर बेरी के कर्जन रोड स्थित क्लिनिक में ऑपरेशन करवाने की अनुमति मिली। बाद में उन्हें जेल के डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहाँ पहली बार पता चला कि गायत्री देवी के गॉल ब्लैडर में पथरी भी है। लेकिन उन्होंने अपने परिवारजनों के बिना अस्पताल में ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, पंत अस्पताल में बिताई गई पहली रात बहुत डरावनी थी। मेरे कमरे में बड़े बड़े चूहे घूम रहे थे। मेरे कमरे के बाहर तैनात संतरी उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे। उनके बूटों की आवाज दूसरे मरीजों को सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन डॉक्टर पद्मावती ने मुझे बाथरूम के साथ जुड़े एक साफ सुथरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगस्त 1975 में गायत्री देवी और उनके बेटे भवानी सिंह ने स्वास्थ्य आधार पर सरकार से जेल से रिहा किए जाने का अनुरोध किया था। उस समय के वित्त मामलों के राज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वो पत्र उन्हें रिहा करने की सिफारिश के साथ इंदिरा गांधी को भेज दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने गायत्री देवी और भवानी सिंह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। उधर लंदन में लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटेन की महारानी पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो गायत्री देवी की रिहाई के लिए इंदिरा गांधी को पत्र लिखें। जॉन जुब्रजिकी गायत्री देवी की जीवनी में लिखते हैं, दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग की राय थी कि ब्रिटिश राज परिवार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी नजर में भारत का आंतरिक मामला था। उनका मानना था कि अगर ऐसा प्रयास किया जाता है तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि इंदिरा गांधी उसे मानेंगी। आखिर गायत्री देवी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी रिहाई के लिए इंदिरा गांधी को सीधे चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की समाप्ति के मौके पर अपने देश की बेहतरी के लिए मैं आपको और आपके कार्यक्रमों का समर्थन करने का आश्वासन देती हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि राजनीति से वो संन्यास ले रही हैं और चूंकि स्वतंत्र पार्टी वैसे भी समाप्त हो चुकी है और उनका किसी दूसरे दल के सदस्य बनने का इरादा नहीं है, इसलिए मुझे रिहा कर दिया जाए। अगर इसके लिए आपकी कोई और शर्त है तो मैं उसे भी मानने के लिए तैयार हूँ। जॉन जुब्रजिकी लिखते हैं, सरकार की पहली शर्त थी कि गायत्री देवी और उनके बेटे अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वापस लें। उन्होंने इस शर्त को मानने में कोई देरी नहीं की। 11 जनवरी 1976 को उनकी रिहाई के आदेश पर दस्तखत हुए। उनकी बहन मेनका उनको अस्पताल से लेकर तिहाड़ जेल गईं, जहां से उन्होंने अपना सामान उठाया। वहां उन्होंने कुल 156 रातें बिताई थीं। वहां उनके साथ रह रहे कैदियों और ग्वालियर की राजमाता ने उन्हें विदाई दी। वो दिल्ली में औरंगजेब रोड स्थित अपने निवास पर वापस आई। 2 दिन बाद वहां से वो कार से जयपुर गई, जहां सार्वजनिक जगह पर भीड़ जमा होने पर प्रतिबंध होने के बावजूद करीब 600 लोग उनके स्वागत में खड़े थे। उसके बाद वो बंबई गईं, जहां उनका गॉल ब्लैडर में पथरी का ऑपरेशन हुआ। उधर विजय राजे सिंधिया की बेटी उषा बहुत मशक्कत के बाद इंदिरा गांधी से मिलने में सफल हो गई। जब उन्होंने अपनी मां को रिहा करने का अनुरोध किया तो इंदिरा गांधी ने कहा कि उनको राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि आर्थिक अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिनों बाद विजय राजे सिंधिया बीमार पड़ गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। सिंधिया लिखती हैं, मुझे एक प्राइवेट रूम में रखा गया और बाहर एक संतरी बैठा दिया गया। किसी को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं थी। एक दिन देखती क्या हूँ कि एक आगंतुक जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस गया। वो कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला थे, जिनका खुद का एम्स में इलाज चल रहा था। ये एक विचित्र संयोग था। मुझे 12 साल पुरानी बात याद आ गई जब वो कैदी हुआ करते थे और मैं उन्हें देखने गई थी। एक सुबह मुझे बताया गया कि मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण मुझे पेरोल पर छोड़ा जा रहा है। जब सिंधिया के बाहर निकलने का समय आया तो महिला कैदियों ने जेल के अंदरूनी गेट के दोनों ओर खड़े होकर उन पर फूल बरसाए। जब विजय राजे सिंधिया जेल के बाहर निकली तो उनकी तीनों बेटियां उनका इंतजार कर रही थीं। वो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में आंसू भी थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। विवेचना के इस अंक पर आपकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में खबरों के सिलसिले को आज यहीं लगाम देते हैं। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।
आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।